था वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और वायुमंडल के कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल बना किस चीज का है। तो इसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक आपको बताया था गैस का बना है, एक मैंने आपको बताया था जलवाष्प का बना है, वाटर वेपर, और एक मैंने बताया था धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स, इनका ये बना हुआ था। और हेडिंग डलवाई थी क्या? गैस। और गैस के अंदर मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी क्या? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के अंदर मैंने आपको बताया था, बस एक पॉइंट हुआ था शोषण क्रिया वाला, राइट? ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट क्या है? अब देखो भाई, ये तो आपको पता चल गया कि हम सांस के थ्रू नाइट्रोजन कितने प्रतिशत लेते हैं और कितने प्रतिशत निकालते हैं। तो सेम 78.1% नाइट्रोजन हम शोषण के थ्रू लेते हैं या सांस के थ्रू लेते हैं, और सांस के थ्रू ही उसको क्या निकाल देते हैं? इतनी ही प्रतिशत बाहर निकाल देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? नाइट्रोजन वायु दाब का अनुभव कराती है। वायु दाब का अनुभव कराती है। इट फील्स एयर प्रेशर। फील एयर प्रेशर। वायु दाब का क्या कराती है? अनुभव कराती है। तीसरा पॉइंट, वायुमंडल में इसकी प्रतिशतता कितनी बताई थी मैंने? अगला पॉइंट होगा वायुमंडल में प्रतिशतता, परसेंट इन एटमॉस्फेयर। तो आंसर होगा 78.1 या 8%। डी पॉइंट, इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? देन आंसर होगा नाइट्रोजन गैस की जो ऊंचाई है वो लगभग आप मानिए 125 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 125 किलोमीटर। यानी कि नीचे से अगर आप 125 किलोमीटर ऊपर तक जाओगे तो नाइट्रोजन बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो वायु दाब का अनुभव कराती है, वायुमंडल में प्रतिशतता, ऊंचाई, और एक मैंने शोषण क्रिया वाला आपको बता दिया। तो ये पॉइंट क्या है? एक पॉइंट और लिख लेता है, ई पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। चलिए, क्वेश्चन अगर यदि आपसे पूछा जाए, बताइए निम्न में से कौन सी गैस आग को नियंत्रित करती है? और एक क्वेश्चन ऐसे बने कि निम्न में से कौन सी गैस आग को बुझाती है, या पूछा जाए निम्न में से कौन सी गैस आग जलाने में सहायक है। तीन क्वेश्चन है। आग को नियंत्रित करती है, आग को बुझाती है, या आग को जलाने में सहायक है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन की। तो आप लोगों ने अग्निशामक का नाम सुना होगा। जब कहीं मान के चलो कोई टुकड़ा है और उस पर क्या लग गई है? आग लग गई है। ठीक है, इस तरीके से। अब आग लगने में जब हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं या उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, याद है, जिसका नाम है अग्निशामक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें होता क्या है? ध्यान से सुनो। इसमें दो तरह की गैस होती है, एक नाइट्रोजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैस होती है। अब होता क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है ये इसके चारों ओर एक ऐसा आवरण बना देती है जो इस आग को फैलने नहीं देती। क्या नहीं देती? फैलने नहीं देती। यानी कि आग को नियंत्रित करती है। आग को क्या करती है?
नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका ऑक्सीजन से संपर्क काट देती है। इसका किससे संपर्क काट देती है? ऑक्सीजन से। और आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। समझ में आया नहीं आया? तो आग को नियंत्रित करने में कौन सी गैस सहायक है? नाइट्रोजन, ठंडी है क्योंकि। और यदि आपसे पूछा जाए आग बुझाने में सहायक कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि आग जलाने में सहायक पूछे तो ऑक्सीजन। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये क्या करती है? आग को नियंत्रित करती है। आग को नियंत्रित करती है। इट कंट्रोल फायर। आग को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद आप हेडिंग डालिएंगे, नाइट्रोजन के बाद आती है ऑक्सीजन, तो दूसरे में हेडिंग डालिए ऑक्सीजन। ऑटो। सबसे पहला पॉइंट होगा वायुमंडल में प्रतिशतता कितनी है? तो कितनी है भाई? 20.8 या 9%। और कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? हाइट क्या होगी? तो देखो हाइट में 2 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 2। सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहली डिजिट आती है 18 किलोमीटर। जैसे ही आप धरातल से 18 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है। कम होनी शुरू हो जाती है। और जब 64 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तो 64 किलोमीटर तक बिल्कुल खत्म हो जाती है। यानी कि अगर आप धरातल से, मान के चलो ये धरातल है और इस धरातल से आप 18 किलोमीटर ऊपर गए तो ऑक्सीजन क्या होती है? कम होनी शुरू हो जाती है। और यहां से जब आप कितने जाओगे? 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचोगे तो ऑक्सीजन बिल्कुल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यानी कि धरातल से आप ये मान लो एक छोटा सा आंकड़ा कि 64 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन क्या है? खत्म है, टोटल कंप्लीट। सी पॉइंट। अब देखो ऑक्सीजन, जैसे मैंने यहां कहा था कि आग को नियंत्रित करने का काम कौन सी करती है? नाइट्रोजन। तो आग को जलाने में सहायक कौन सी है? आग जलाने में सहायक है हेल्पफुल ऑफ फायर। आग जलाने में क्या है? सहायक है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? ये एक्सपेरिमेंट तो अपने घर पे भी किए होंगे ना, जैसे मोमबत्ती को जलाया है, उसके ऊपर एक गिलास रख दिया, गिलास के बाद जब उस गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो जाती थी तो वो बुझ जाती थी खुद ही मोमबत्ती, है नहीं? तो बस वैसे ही है। उसके बाद आता है डी पॉइंट। क्या? तिल्ली जला के मुंह में? अच्छा अच्छा, जो काम करा तुमने, मतलब तिल्ली जला के सब मुंह में रख ली उल्टी करके या सामने गिरे? जले और भाग अंदर, जीभ नहीं जलती भाई। तो गरम तो रहती होगी वो। तुम तो कहते कलाकार हो गए हैं। हाँ ठीक है, उसका जल गया जी, उसने कर रखे काम है। तो इतना ही तो लिख रहा हूँ। अच्छा ये छोटा हो गया थोड़ा, इतना ही बड़ा लिखो, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना,
जो ऑक्सीजन गैस है, जो भोजन है, यानी कि जो फूड है, इस भोजन का ऑक्सीकरण करती है। क्या करती है? ऑक्सीडेशन। भोजन का ऑक्सीकरण करती है। ज्यादा बड़ा हो गया है। भोजन का क्या करती है? ऑक्सीकरण। देखो ध्यान से सुनना। होता क्या है, जब कभी आप लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के साथ ऑक्सीजन भी अंदर गई है, नहीं है भाई? आपने खाना खा रहे, ऑक्सीजन भी अंदर जा रही है। तो ऑक्सीजन जो है वो आपके खाने से जो ऊर्जा मिली है उसको स्टोर करके रख लेती है। स्टोर करके मतलब उसको इकट्ठा करके एक जगह रख लेती है। और याद रखना, वो जो ऊर्जा स्टोर की है वो ऊर्जा एटीपी की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो संचित ऊर्जा है हमारे शरीर के अंदर वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। जब कभी आप लोग व्रत रखते हो, तुम तो रखते नहीं होंगे, रखे? तो जब कभी व्रत रखते हो तो उसमें खाते तो कुछ है नहीं। खैर, दो तरह के इंसान होते हैं, अभी बताऊंगा। तो कुछ खाते नहीं है, तो जब कुछ खाते नहीं है तब ये ऊर्जा काम आती है जो स्टोर होती है, और किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी। वो तो क्या हुआ, मैंने बताया था पहले, ड्राई फ्रूट नहीं, एक वो भी तो है कुट्टे की अट्टे की पकौड़ी। अरे को दलिया खाएगा मैंने, साबुदाने का दलिया सा, वो खीर है, अर्जी केले, सामक के चावल, इनसे कहाँ जरूरत पड़ रही इसकी? पड़ेगी कहीं जरूरत नहीं पड़ने की। तो फूड जो है वो खाने का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। ये ऑक्सीजन जो है वो खाने का क्या करती है? ऑक्सीकरण। और जिससे हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? एटीपी की फॉर्म में, जो हमारी स्टोर रहती है एनर्जी। तो जब कभी हमें खाना नहीं मिलता है तो हम उसी ऊर्जा को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, या हमारा शरीर उस ऊर्जा को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? चलिए, जीवन रक्षक गैस है ऑक्सीजन। क्या है? जीवन रक्षक गैस है, एक लाइफ गैस है। ये है या नहीं है? कुछ को जीवन के लिए ऑक्सीजन की नहीं, पैसों की जरूरत पड़ती है। भाई जीवन जीना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसों की। लेकिन यहां पर जीवन किससे है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन एक जीवन रक्षक गैस है। हो गया? ऑक्सीजन के बाद अगली आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे पहला पॉइंट होगा। वायुमंडल में प्रतिशतता कितनी है? तो आंसर होगा 0.03%। जीरो 0.9 आर्गन है सर, तो 0.03%। अब देखो,
कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ये सबसे भारी गैस है, सबसे क्या है, भारी गैस है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक पाई नहीं जाती है। क्या है, एक भारी गैस है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पाई जाती है। ये क्या रहती है, पृथ्वी की सतह पर ही रहती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो ये क्या है, सबसे भारी गैस है। सी पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या लेती है, भाग। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि सर ऑक्सीजन भी भाग लेती है? क्या रिएक्शन थी इसकी? 6 CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की उपस्थिति में C6 H12O6 प्लस 6 O2 एंड प्लस 6 H2O। तो ऑक्सीजन एक गैस है जो बाहर निकली है, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं किया इस क्रिया में। पार्टिसिपेट किसने किया है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और लाइट, केवल इन्हीं दोनों। क्लियर है नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो यहां पर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। और यह बात मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि पौधे भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है नहीं है? और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या लेती है? भाग। उसके बाद सी पॉइंट, डी पॉइंट, अत्यधिक सक्रिय गैस है, हाईली रिएक्टिव गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। किसके प्रभाव में? ग्रीन हाउस के प्रभाव में, या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है हाईली रिएक्टिव है। अब कैसे हैं देखते हैं। इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहां पर दो तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं। क्या हो गया है? क्या खुसर चल रही था में? बताओ भाई। अत्यधिक सक्रिय गैस है किसमें? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही है कि वायुमंडल में सबसे सक्रिय गैस कौन सी है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जब गैस की बात करें। और जब पूछे कि अत्यधिक जिम्मेदार कौन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, तब आंसर होगा जलवाष्प। अब वो क्यों होगा ये आगे पढ़ेंगे। गैसों के बाद क्या आएगा? जलवाष्प। इसमें पढ़ेंगे कि ये ज्यादा जिम्मेदार क्यों है। क्लियर है पॉइंट? और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो, मान के चलो ये अर्थ है और ये क्या है? सूर्य है ना। अब होता क्या है, देखो ऐसे एग्जांपल समझो। मान के चलो दिन का समय है। किसका समय है? अब दिन में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर, मतलब जिस भाग में दिखाई देती है सूर्य की किरणें, वहां पर ये जो सूर्य की सतह है ये इस एनर्जी को स्टोर करके रखती है। इसे कहते हैं सौर विकिरण। जो एब्जॉर्ब करती है ना बाहर, उसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। अब रात के समय पृथ्वी अपनी सतह को ठंडा करती है
और अपनी सतह को ठंडा करने का मतलब है कि जितना भी एब्जॉर्ब किया है अब उसको बाहर निकाल देगी। इसको कहते हैं पार्थिविक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पार्थिविक विकिरण, तो देखो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना सौर विकिरण और उसको बाहर निकालना पार्थिव विकिरण। अब इसको ऐसे समझ लो कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो कुछ टकराकर वापस जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये वापस किस पर आ जाती है? सतह पर आ जाती है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश को वापस जाने नहीं देती, उसके कुछ भाग को वापस कहां ले आती है? अर्थ पर। तो पृथ्वी की सतह और ज्यादा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे कौन सी समस्या सामने आती है? ग्लोबल वार्मिंग, उष्मीकरण की समस्या क्या होती है? पैदा होती है। क्योंकि ऐसे ही यदि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती रही तो देखते देखते सतह का तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। समझ में आया नहीं आया? तो वो चीजें हो जाएंगी। इसे ही कहते हैं क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो अत्यधिक सक्रिय गैस है किसके लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। समझ में आ गया? बस गैस में मैं ये तीनों ही कराऊंगा, एक तो मैंने नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भारी गैसों में सबसे मेन यही है। ठीक है, इसके अलावा एक आर्गन भी आती है, उसको किस दिन और समझा दूं। अगला आएगा क्या? जल वाष्प। तो हेडिंग डाल लेना जल वाष्प। कर दो बर्फ। क्या हो रहा? हाँ, यही तो कारण है। अगली हेडिंग होगी जल वाष्प। वाटर वेपर। तो बोर्ड भी ठंडा सा लग रहा बहुत। मेरी उंगली भी सुनोगे। चलिए भाई, सबसे पहले एक चीज बड़ी ध्यान से देखो। मान के चलो ये तुम्हारे घर का तालाब है, वैसे इतने अमीर तुम लगते नहीं, पर फिर भी मान के चलो तुम्हारे घर का क्या है? तालाब। सामने तो झोड़ होगा, तालाब ही है। अब होता क्या है? मान के चलो ये सूर्य है, तो देखो देखो सुनो, जो सूर्य की किरणें यहां पड़ेंगी, किनके घर के? इनके घर के क्या? नदी। कौन सी नदी? काली नदी या काली नदी? चलो देखो, जब सूर्य की किरणें इस पानी पर पड़ेगी तो ये पानी का बनेगा वाष्प। इस पानी का क्या बनेगा? वाष्प। है जी? हाँ बिल्कुल देखता है। किसका पानी? डिटर्जेंट का, सब चीज का जावा भाई। वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण।
तो जब धरातल का पानी सूर्य की उपस्थिति में या धरातल के पानी का सूर्य की उपस्थिति में जलवाष्प बनता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखो होगा क्या। अब होता यह है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो जल वाष्प कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ। ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जल वाष्प ज्यादा होगा है? क्या देगा? सुखा देगा। टेम्परेचर अनुक्रमानुपाती होता है किसके? जल वाष्प के। इसका मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो जल वाष्प भी बढ़ेगा, है या नहीं है? इसका मतलब कि जल वाष्प क्या होता है, या तापमान जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? जल वाष्प के। ये बात समझ में आई या नहीं है? अब यहां से दो कंडीशन सामने आती है, याद रखना। दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से बड़े प्यारे प्यारे। वो प्यारे प्यारे कौन से हैं? देखो यहां से दो कंडीशन बनती है, लिख लेना बाद में, पहले समझ लेना। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि भाई साहब अगर तापमान बढ़ा तो तापमान के बढ़ने के कारण जल वाष्प भी क्या होगा? बढ़ेगा, हाँ या ना? जब जल वाष्प बढ़ेगा तो संघनन भी कैसा होगा? कंडेंसेशन भी कैसा होगा? संघनन क्या होता है? वह स्थिति जहां वाष्प की बूंदें वर्षा की बूंदों में क्या हो जाती है? बदल जाती है स्पेशली। तो जब तापमान ज्यादा हुआ तो जलवाष्प बढ़े, जलवाष्प ज्यादा तो संघनन भी ज्यादा, और संघनन ज्यादा है तो बादल भी ज्यादा, और बादल ज्यादा, ये समझ लो पहले। और यदि बादल भी ज्यादा तो फिर वर्षा भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। और वर्षा ज्यादा होगी तो इसका मतलब, वर्षा ज्यादा होने का मतलब कहां है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर वर्षा क्या होगी? ज्यादा। लगभग कितनी? 3 से 4%। भाई भूमध्य रेखा किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब गर्म। गर्म ज्यादा तो वाष्प ज्यादा, वाष्प ज्यादा तो संघनन, बादल वर्षा, और वर्षा ज्यादा कहाँ? कितने प्रतिशत? अब पूछेगा यहां से क्वेश्चन कि जलवाष्प की मात्रा निम्न में से किस रेखा पर सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। समझ में नहीं आया? संघनन सबसे ज्यादा, बादलों का निर्माण, ये अगर कुछ भी पूछे तो आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा। क्लियर है पॉइंट या नहीं? क्या कहा मैंने? तापमान ज्यादा, जलवाष्प ज्यादा, संघनन ज्यादा, बादलों का निर्माण भी ज्यादा, तो वर्षा भी ज्यादा। और वर्षा ज्यादा कहाँ? तो भूमध्य रेखा। कितना? 3 से 4%। तो यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, बताइए भूमध्य रेखा पर कितने प्रतिशत तक जलवाष्प होती है? तो मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3%। तो इसी के बीच कोई डिजिट है तो आप टिक कर देना। वैसे नॉर्मली बुक्स में 4% दिया होता है, तो आप 4% टिक कर सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या कहती है भाई? देखो जरा, उल्टा कर दो बस। तापमान कम तो जल वाष्प भी कम, और जल वाष्प कम तो संघनन भी कम, और संघनन कम तो बादल भी कम, बादल कम तो वर्षा भी कम। और वर्षा कम कहाँ होगी? ध्रुवों पर, पोल्स पर, ध्रुवों पर। यहां पर सबसे कम जलवाष्प होती है 1 से 2%। कितना प्रतिशत? 1 से 2%। समझ में आया नहीं आया? तो ये दो कंडीशन बनती है जलवाष्प में। वहां पे तो हाँ वो बर्फ बन जाती है, वहां पर हवाएं ज्यादा ऊंचे तक नहीं उठ पाती। तो जलवाष्प सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर और जलवाष्प सबसे कम ध्रुवों पर। तो सीधा सीधा ये है, ठीक है। नहीं, एक तो होता है वाष्पोत्सर्जन,
और एक होता है वाष्पीकरण। हाँ, वो वाष्पोसर्जन होगा। वाष्पोसर्जन होता है पेड़ों से, पेड़ों के ऊपर जो पानी होता है जब सूर्य की उपस्थिति में वो वाष्प बनता है, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। जब मैंने आप किसको, वो तो सिंपल यही वाली कंडीशन। हाँ 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 हाँ, बस दो ही होते हैं, वाष्पीकरण और वाष्पोसर्जन। वाष्पोसर्जन बस पौधे वगैरह करते हैं, और वाष्पीकरण नॉर्मल पानी कहीं भी स्टोर होगा, हाँ, उसे इवेपोरेशन बोल सकते हैं। दोनों कंडीशन क्लियर है? कर दो रफ, तो कर दो यार। हो गया? ये चल तो रही, तो सबके लिए तो आए हो भाई, कमाल करते हो भाई। बेल लग गई भाई, एक पॉइंट और समझ लो और ये खत्म हो जाएगा। देखो कोई बात नहीं, जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। वाटर वेपर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। पृथ्वी का इसको कंबल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो समझो। ये वही तालाब और इसके अंदर भरा हुआ है भाई, वो भी सी बात है पानी होगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, सूर्य की उपस्थिति में ये किस में बदल जाएगा, वाष्प की बूंदों में, या यहां से क्या होगा, वाष्प होगा, इस तरीके से सब जगह होगा। अब देखो, अब सूर्य का रेडिएशन इनसे निकलते हुए धरातल पर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और ये जलवाष्प की बूंदें क्या काम करेगी, दो काम स्पेशल करेगी। पृथ्वी के या सूर्य से आने वाले अतिरिक्त रेडिएशन को वापस भेज देगी। क्या कर देगी, अतिरिक्त रेडिएशन को कहां भेज देगी, वापस भेज देगी, इस तरीके से। और जो टकरा के वापस जाने की कोशिश करेगा उसे वापस सतह पर भेज देगी, वापस क्या कर देगी, सतह पर भेज देगी। तो इस जल वाष्प ने एक ग्लास की तरह काम किया। किसकी तरह काम किया, एक ग्लास की तरह। जिस तरह कंबल सर्दी के समय में क्या काम करता है, जो बाहर की हवा है उसे अंदर नहीं आने देता, और जो अंदर गैस बनी है उसे बाहर जाने नहीं देता। सेम ऐसे ही पृथ्वी का कंबल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य से आने वाले अतिरिक्त प्रकाश को धरातल पर आने नहीं देता, और जो आ गया है उसे वापस जाने नहीं देता। क्लियर है पॉइंट या नहीं? हाँ, 71% पृथ्वी पर क्या है, जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा भी क्या है, जल है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जल है तो जलवाष्प भी क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, जलवाष्प का। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, या सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, तो आंसर होगा जलवाष्प। जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है जलवाष्प। सर वो तो ओजोन परत के क्षरण के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक सक्रिय गैस है, वो गैस है। ये जलवाष्प, ये क्या है, वाष्प की बूंदें हैं जिन्हें हम जलवाष्प कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है।
तो ये दो तरह के क्वेश्चन है, याद रखना। नहीं नहीं सर, CFC वगैरह तो आप ओजोन में चले गए फिर। हाँ बिल्कुल आती है। नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CFC जो है ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। हाँ बस वहीं पे, इनका ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप कह सकते हो कि ये सबसे कम जिम्मेदार है, ये सबसे कम सक्रिय गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, वरना सबसे ज्यादा कौन सी है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बात नहीं, क्या हो गया? आगे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा तीसरा, धूल कण। तो हेडिंग डाल सकते हो डस्ट पार्टिकल या धूल के कण, ये डाल के छोड़। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से। कितने बज गए? 3:51 है, तो पढ़ लो। जब ये हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते तो तभी तो मैं नहीं समझता। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी कुछ काम हो है। क्या कर लो?